नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 2 अवैध इमारतों को गिराए जाने की घटना का जो तमाशा राष्ट्रीय मीडिया ने पिछले 1 हफ्ते से रचा था, वो तमाशा आज खत्म हो गया। दोनों इमारतें गिरा दी गईं। महज 10 सेकंड के भीतर 100 मीटर की ये इमारतें जमींदोज हो गईं, डिमोलिस्ड हो गईं, जिनको हिंदी मीडिया बार बार ध्वस्तीकरण कह रहा है। दोनों इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेकिन क्या इसके साथ बिल्डिंग माफिया, अधिकारियों और आर्किटेक्ट का नेक्सस भी ध्वस्त हुआ है? जिस गठजोड़ ने इन दोनों इमारतों को खड़ा किया था, या इस तरह की सैकड़ों हजारों इमारतें दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, पुणे में, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद जैसे महानगरों में खड़ी हुई हैं, क्या वह नेक्सस ध्वस्त हुआ है? क्या इन 2 इमारतों के ध्वस्त हो जाने या गिर जाने से उन लाखों लोगों को कोई राहत मिलेगी जो अपना मकान 10 साल पहले या 15 साल पहले बुक करा चुके हैं और आज तक उसका अधिकार लेने के लिए भटक रहे हैं? क्या इससे उन इमारतों को भी ध्वस्त किया जाएगा, या वो अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे जो तमाम ग्रीन नॉर्म्स को वायलेट करके या तमाम जो निर्माण के जो कानून हैं उनको तोड़ करके बनाए गए हैं? इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस नेक्सस में जो लोग शामिल हैं, जो बिल्डर माफिया शामिल है, जो आर्किटेक्ट शामिल हैं, जो अधिकारी शामिल हैं, वो किसी न किसी तरह से जो उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं जो इस पर सवाल उठा सकते हैं। इसमें मीडिया भी शामिल है जो सवाल उठा सकता है, लेकिन अपने आर्थिक हितों की वजह से सवाल नहीं उठाता है। यह सवाल आज से 5 साल पहले DR कार्तिकेयन की कमेटी ने उठाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में अवैध निर्माण की जांच करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। सीबीआई के पूर्व निदेशक DR कार्तिकेयन उस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 2017 में दी गई अपनी रिपोर्ट में बिल्डर्स मतलब ओवरऑल बिल्डर्स, उसमें माफिया भी हैं, और अधिकारियों और आर्किटेक्ट के नेक्सस का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कई जगह ऑनर्स भी शामिल होते हैं जो अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो नेक्सस था, उस नेक्सस पर आज से 5 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी और आज तक उस नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। जो लोग आज इन 2 इमारतों के, जो इस ट्विन टावर्स के गिरने का जश्न मना रहे हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो इस नेक्सस पर सवाल उठाएं। इस नेक्सस की वजह से देश में कितने लोग भटक रहे हैं अपने मकान के लिए, कहां ग्रीन नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है, किस तरह से इमारतें खड़ी की गई हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बताते हैं ये जो 2 टावर गिराए गए हैं वो किस तरह से खड़े हुए थे, कैसे भ्रष्टाचार के 2 टावर राष्ट्रीय राजधानी में खड़े कर दिए गए थे, जहां जो सत्ता का पीठ है, जहां भारत का प्रधानमंत्री बैठता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, उस जगह पर कैसे ये 2 भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई थी। इसकी शुरुआत पहले दिन से, जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, उसी समय से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले ही जो पहला प्रोजेक्ट था, जो पहला प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, उसमें सिर्फ 14 टावर बनने थे और सबकी 9-9 मंजिलें बननी थी। लेकिन बाद में जब दूसरा संशोधन हुआ तो टावरों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई और सब में 11-11 मंजिल बनाने का फैसला किया गया। और इस संशोधन को नोएडा ने मंजूरी भी दे दी। नोएडा मतलब जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने इसको मंजूरी भी दे दी कि 9 की जगह 11 मंजिल बने और 14 की जगह 15 टावर बने। अब आप सोचें इसमें कितने लोग शामिल होंगे? क्या सिर्फ इसके लिए दोष क्या सिर्फ उस बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी को देंगे, या उन अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है, आर्किटेक्ट्स की कोई भूमिका नहीं है, या जो लोग बुक करा रहे थे, जो लोग वो फ्लैट खरीद रहे थे, उन ओनर्स की कोई भूमिका नहीं है? क्या उनको विक्टिम माना जाएगा जिन्होंने रूल वायलेट करके बनाई जा रही बिल्डिंग में अपने लिए फ्लैट्स बुक कराए? इसके बाद जब तीसरा संशोधन हुआ, उसमें 24-24 मंजिल बनाने की 2 और टावर आ गए, जिनकी 24-24 मंजिलें बननी थी। सायन और एपेक्स, इन 2 टावर्स के नाम थे। इनमें 24-24 मंजिलें बननी थी। बाद में इनकी संख्या 40-40 मंजिलों की हो गई। इनकी ऊंचाई बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई। ये तीसरा संशोधन था। और पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो ग्रीन जोन तय किया गया था, उसी ग्रीन जोन पर 40-40 मंजिल की ये इमारतें खड़ी करने की मंजूरी दे दी गई, वो भी अथॉरिटी ने दी। इन जो 24 मंजिल की जगह 40 मंजिल बन रहे थे और ऊपर की 16 मंजिलों पर जिन लोगों ने फ्लैट्स बुक कराए, क्या वो नहीं जानते थे कि ये नॉर्म वायलेट करके हो रहा है? क्या उनको सिर्फ विक्टिम माना जाएगा? याद करें, कार्तिकेयन ने कहा था, DR कार्तिकेयन ने, कि इस नेक्सस में ऑनर्स भी शामिल है।
जो लोग खरीदार हैं वो लोग भी शामिल हैं, जिनकी जमीनें हैं वो लोग भी शामिल हैं इस नेक्सस में। सिर्फ बिल्डिंग माफिया नहीं, अधिकारी भी, आर्किटेक्ट भी और कई जगह ऑनर्स भी, वो सब शामिल हैं इसमें। जब इस तरह की जब ये नए टावर 40-40 मंजिल के हो गए और टावर्स की संख्या बढ़ा दी गई, जब उनकी इमारत बिल्डिंग उसमें फ्लैट्स की संख्या बढ़ा दी गई, तब यहां आसपास के लोग या जिन लोगों ने, दूसरे लोगों ने फ्लैट्स बुक कराए थे, वो लोग, उन लोगों ने अथॉरिटी में शिकायत की। किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, जहां 2014 में इस पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों इमारतों को गिराने का आदेश दिया। लेकिन उसके बाद 7 साल तक ये मामला लटका रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जाकर के इसकी मंजूरी दी, इन इमारतों को गिराए जाने का आदेश दिया। उसके बाद तमाम समीक्षा की याचिकाओं के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर अड़ी रही कि नहीं, ये इमारतें गिराई जाएंगी। बिल्डर माफिया आखिर तक इस भरोसे में रहा कि इन्हें शायद नहीं गिराया जाए, वो अपने जो उनका नेक्सस है वो नेक्सस इसको बचा ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं होने दिया और आखिरकार आज वो इमारत गिरा दी गई, दोनों इमारतें गिरा दी गई। आज 28 अगस्त 2022 को वो भ्रष्टाचार के दोनों टावर गिरा दिए गए। लेकिन सवाल है कि इन 2 इमारतों को गिरा दिए जाने से क्या होगा? क्या अब इसके बाद यह सुनिश्चित कर सकता है कोई आदमी कि कोई अवैध निर्माण नहीं होगा? कहीं एक से जहां तक की मंजूरी है उसके ऊपर फ्लोर्स नहीं जोड़े जाएंगे, या जितने फ्लोर्स, जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिली है उससे ज्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, या जहां ग्रीन जोन बनना है वहां ग्रीन जोन बनेगा? अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं कर सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहकों का हित, जो इस नेक्सस के बाहर के जो लोग हैं, जो आम खरीदार है, उसके हितों का ध्यान रखने के लिए इस समय कोई तैयार नहीं है, न कोई संस्था है। उनका ध्यान रखने के लिए रेरा नाम की एक संस्था खड़ी की गई थी, लेकिन वह रेरा बिना नाखून और दांत के संस्था है, जिसमें रिटायर्ड अधिकारियों का पुनर्वास हो रहा है। रिटायर्ड अधिकारी बैठ करके वहां, और बिल्डर्स जो माफिया है बिल्डिंग के, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वो आम खरीदार के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर आम खरीदार के हितों का ध्यान रखते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। ये जून 2022 का आंकड़ा है कि ऑलमोस्ट 6,29,000 फ्लैट्स जो हैं, होम जो घर हैं, उनका निर्माण, उनके निर्माण में देरी हो रही है, उनका पोजीशन मिलने में देरी हो रही है। खरीदारों ने ये 2014 या उससे पहले अपना मकान बुक कराया हुआ है और आज तक उनको उसका पोजीशन नहीं मिला है। इसमें 1,74,000 घर तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिलेड हो गए हैं, जिनके बनने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये इनकी कीमत, इस प्रोजेक्ट, इन 1,74,000 घर जो डिलेड हो गए हैं, जो लगभग स्टॉल्ड हो गए हैं, मतलब बंद पड़े हैं, वो 1,40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। इनमें से 1,13,860 मकान सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के हैं। सोचे, देश भर का आदमी, देश भर के लोग आते हैं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में घर खरीदने के लिए, अपने सपनों का घर बनाने के लिए, और आज 2014 से पहले से ये मकान बुक है और अभी तक इनका निर्माण ठप पड़ा हुआ है और किसी को पोजीशन नहीं मिली है। ऐसे 1,13,860 मकान सिर्फ दिल्ली में जो स्टॉल्ड है, जो बंद पड़े हुए हैं। अगर डिलेड की सोचेंगे, जो देरी हो रही है जिन प्रोजेक्ट्स में, तो ऐसे मकानों की संख्या 3,28,000 से ज्यादा है। पूरे देश में 1,74,000 घर अटक गए हैं, जिन स्टॉल्ड हो गए हैं, जिनका निर्माण बंद हो गया है। ये प्रोजेक्ट 1,40,000 करोड़ के हैं। इसी तरह से अगर इसमें देरी वाले प्रोजेक्ट्स को जोड़े, जिनके निर्माण में देरी हो रही है, तो वो 6,28,630 मकान हैं जिनके निर्माण में देरी हो रही है, जो किसी न किसी वजह से पीछे चल रहे हैं अपने समय सीमा से, और इनकी कीमत 5,05,415 करोड़ रुपए है। इनमें से 3,28,000 करोड़ घर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हैं, जिनकी कीमत 2,50,000 करोड़ के करीब है। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सरकार के कुछ प्रयासों से बिल्डर से लेकर के और सरकारी एजेंसियों को लगाया गया है, तब जाकर के इस साल जून तक 36,380 मकान पूरे हो सके हैं, जो लोगों को दिए जाएंगे। तो ये स्थिति है। इनके हितों की रक्षा कौन करेगा? ये बिल्डिंग गिर जाने का जश्न मना रहे जो लोग हैं, क्या वो, उनको ये सवाल नहीं उठाने चाहिए हैं कि ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में जो ये प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, इन सब के पीछे वो माफिया काम कर रहा है, जिसमें बिल्डर्स हैं, अधिकारी हैं, आर्किटेक्ट हैं और कई जगह ऑनर्स भी हैं। इसलिए सबसे पहले जो लोग इसका जश्न मना रहे हैं ट्विन टावर्स गिरने का, उनको सबसे पहले यह सवाल उठाना चाहिए है कि नोएडा के वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने मंजूरी दी, जिनकी देखरेख में 2005 में, 2006 में, 2012 में इस बिल्डिंग की परियोजनाओं में, इसके आर्किटेक्चर में संशोधन किए गए, उनको बदले गए प्लान्स को मंजूरी दी गई।
वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने ये मंजूरी दी? नोएडा के अधिकारी कौन थे? वो ग्रीन क्लियरेंस देने वाले अधिकारी कौन थे जिनकी देखरेख में इन इमारतों को मंजूरी दी गई? और सिविक कम्युनिटीज की सुविधा देने वाले अधिकारी कौन थे जिन्होंने इसमें तमाम सुविधाएं जो सिविक कम्युनिटीज लगाने की मंजूरी दी थी? ऐसे तमाम अधिकारियों को पकड़ना चाहिए है। जिन लोगों ने, जो खरीदार थे, जिन्होंने जानते बूझते कि ये अवैध निर्माण है मकान खरीदे थे, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और उनके साथ भी उनको भी किसी न किसी स्तर का पनिशमेंट होना चाहिए। तो बिल्डर, अधिकारी, सिविक कम्युनिटीज की मंजूरी देने वाले अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, ग्रीन क्लियरेंस देने वाले पदाधिकारी और अवैध जो मंजिलें बन रही थी उनमें बुक करने वाले पदाधिकारी, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ इस बात का जश्न मनाने से कि 2 इमारतें गिर गई हैं, इस बड़े संकट से राहत नहीं मिल सकती है। लाखों ईमानदार और आम घर के खरीदारों को कोई राहत नहीं मिल सकती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।